अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो के दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि आपके साथ एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन शेयर करना कि आपने पेपर को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि एक ही सिटिंग के अंदर मिनिमम टाइम के अंदर डिस्कस करना प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर को, ताकि इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि एक ही सिटिंग के अंदर आपने पूरे के पूरे पेपर को किस तरीके से हैंडल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरी कोशिश होगी कि कम से कम टाइम लूँ इस वीडियो में। 15 से 20 मिनट में अगर ये डिस्कशन कंप्लीट हो सके तो मेरी कोशिश होगी कि उसी में कंप्लीट कर दूं, ताकि आप अपनी जो रेगुलर प्रिपरेशन है उसके ऊपर तवज्जो दे सके। लेकिन याद रखिए, इसमें भी जो आपके 20-25 मिनट अगर लगते हैं तो वो भी आपके लिए इंशाल्लाह बहुत फायदेमंद होंगे और आपको इनसे कुछ सीखने को मिलेगा, और खास तौर पे पेपर को अटेम्प्ट करने के तरीकाकार के हवाले से। कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर ये किया था कि आपने अपने जो पेपर का टाइम होगा 3.25 घंटे से 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला हिस्सा जो तकरीबन 45 मिनट के करीब होगा, ये होगा आपके लिए प्लानिंग मैटर और प्लानिंग एंड रीडिंग के एलोकेट करना है, और जो बाकी का तकरीबन 2.5 घंटा होगा वो टाइम आपने राइटिंग के लिए एलोकेट करना है। तो इस वीडियो के इस हिस्से में मैं खास तौर पर जो प्लानिंग और रीडिंग वाला टाइम है उसको किस तरीके से आपने यूटिलाइज करना है उसके ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, फर्ज कीजिए मैं इस वक्त एग्जाम हॉल में बैठा हूं, मेरे सामने पेपर आ गया। मैंने अब क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ना है और अंदाजा लगाना है सबसे पहले कि कौन सा क्वेश्चन केस स्टडी का है, कौन सा रिप्रोडक्शन का है। पहले हल्ले में मैंने केस स्टडी का क्वेश्चन जो है उसको साइड पे कर देना है और रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 देखते ही पता चल गया ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, इसलिए कि नॉर्मली केस स्टडी के क्वेश्चन होते हैं ये बड़े बड़े, जिसमें वो टेबल वगैरह बना के देता है। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन तो छोटा सा होता है, 5-6 लाइनों का, इससे ज्यादा का नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 1 केस स्टडी का है, साइड में कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 में 2-3 पार्ट्स हैं और ये अलग-अलग पार्ट्स हैं, इससे मुझे अंदाजा हो गया कि छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन होंगे। तो मैं इनको पढ़ना स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सलमान इज द शेयर होल्डर ऑफ पीएल एंड वांट्स टू अपॉइंट ऑडिटर अदर देन द एग्जिस्टिंग ऑडिटर एज प्रपोज्ड बाय द बोर्ड। तो यहाँ पे जो मुझे सिचुएशन पता चल रही है, इसमें कीवर्ड जो है वो ये है कि शेयर होल्डर वांट्स टू अपॉइंट ऑडिटर, वो एक नया ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग ऑडिटर के अलावा। तो मैंने जो मुझे कीवर्ड्स लगे वो मैंने उनको अंडरलाइन कर लिया। पेपर में आप जाहिर आप अंडरलाइन कर रहे होंगे, हाईलाइट नहीं कर रहे होंगे। रिक्वायरमेंट में करें इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2007, कंपनीज एक्ट 2017 बहुत अहम वर्ड, इसको भी मैंने अंडरलाइन कर लिया। रीजन ये है कि इससे मुझे पता चल गया कि ये लीगल रिक्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन बनाया हुआ उसने। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट सलमान शुड फॉलो इन द अबव सिचुएशन, मुझे बताना है प्रोसेस जो कि शेयर होल्डर को फॉलो करना चाहिए इन द अबव सिचुएशन। और ये किस सिचुएशन की बात कर रहा है? इन द अबव सिचुएशन से मुराद ये चेंज ऑफ ऑडिटर वाली सिचुएशन जो यहाँ पे हमने हाईलाइट कर लिया। आल्सो डिस्कस, यानी मुझे इस क्वेश्चन में 2 रिक्वायरमेंट्स है, बेसिकली एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है। आल्सो डिस्कस द रिक्वायरमेंट दैट पीएल शुड फॉलो, और वो रिक्वायरमेंट बताइए जो पीएल यानी क्लाइंट ने, कंपनी ने फॉलो करनी है। अब ये बेसिकली 2 रिक्वायरमेंट है। यहां पे मैंने अंदाजा लगाया, थोड़ा सा सोचा कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। अब याद रखिए आईकैप के चैप्टर आपको पता है डिफरेंट है और राइस बुक के चैप्टर डिफरेंट है। तो मैं राइस बुक के चैप्टर्स को सामने रख के आपके साथ नंबरिंग शेयर करूंगा। जो स्टूडेंट्स आईकैप की बुक को यूज कर रहे हैं वो अकॉर्डिंगली आईकैप की बुक का चैप्टर लिख लेंगे। लेकिन याद रखें चैप्टर नंबर लिखना इतना अहम नहीं है, लिख सकते हैं तो लिख दें, लेकिन इतना अहम नहीं है जितना अहम उस कंसेप्ट को बताना है जो कि उसने क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पे चैप्टर मैंने सोचा, यहाँ पे चैप्टर कौन सा पूछ रहा है? चैप्टर नंबर है हमारा लीगल रिक्वायरमेंट्स वाला 6, और कंसेप्ट कौन सा पूछ रहा है? चेंज इन ऑडिटर वाला। आपको याद होगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था 3 या 4 था शायद, चेंज ऑफ ऑडिटर वाला। तो मैंने यहाँ पे एंड पे करके लिख दिया कि ये चैप्टर नंबर 6 है और इसमें लीगल प्रोविजंस वाला चैप्टर है, और लीगल प्रोविजन में कौन सा पूछ रहा है कंसेप्ट? चेंज ऑफ ऑडिटर वाला। जब मैंने ये लिख दिया इसका मतलब है ये एक तरह से जो क्वेश्चन है मेरे सामने नॉकआउट हो गया। मुझे पता चल गया इसमें एग्जामिनर में क्या पूछा है, मैंने क्या लिखना है। आपने जब ये अल्फाज यहाँ पे लिख दिए, याद रखें ये सिर्फ कीवर्ड्स आपने लिखने, पूरा सोल्यूशन नहीं लिखना। पूरा सोल्यूशन लिखेंगे तो जाहिर है इन्विजिलेटर को भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। कीवर्ड्स लिख देने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो कीवर्ड्स आपने लिख देने। अगर सिर्फ कीवर्ड्स लिखने में आपको इन्विजिलेटर कोई एतराज करता है तो आप उनसे कह सकते हैं कि सर आप काइंडली हेड ऑफिस से कंफर्म कर लें। मैंने हेड ऑफिस से कंफर्म किया है, आईकैप ऑफिस से, और उन्होंने कहा कि कीवर्ड्स लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई इन्विजिलेटर ये कहता है तो उनसे कह सकते हैं आपके हेड ऑफिस में आप कॉन्टैक्ट करके कंफर्म कर लीजिए इस चीज को। लेकिन याद रखिए इसका ये मतलब नहीं है आपने इस इजाजत का मिस यूज नहीं करना, यानी पूरा आपने सोल्यूशन नहीं छापना शुरू कर देना क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही।
वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स के साथ शेयर हो सकता है। एहतियातन आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपना CRN नंबर वगैरह लिख दे, ताकि कंफर्म हो जाए कि ये इसी स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर है। तो बहरहाल मैंने इसमें क्या किया, इसको नंबर लिख दिया और उसके बाद आगे जो कंसेप्ट रेलिवेंट था वो लिख दिया। अब मुझे पता है कि मैं जब वापस आऊंगा तो यहाँ पे मैंने क्या लिखना है। अब वैसे प्लानिंग में तो आपने सिर्फ इतना लिखना है और आगे चले जाना है, लेकिन यहाँ पे चूंकि मैं पूरा पेपर आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे साथ साथ ये भी डिस्कस कर दूंगा कि राइटिंग वाली स्टेज पे आके फिर आपने इस क्वेश्चन में क्या लिखना है। कि प्रोसेस जो सलमान ने फॉलो करना है, यानी सलमान के पास 10% शेयर्स होने चाहिए। सलमान ने दूसरे ऑडिटर जिसको प्रपोज किया जा रहा है इसकी कंसेंट ऑब्टेन करनी है और AGM से 7 दिन पहले कंपनी को कम्युनिकेट करना है कि वो इस ऑडिटर को भी प्रपोज कर रहा है। और फिर इसके बाद कंपनी ने क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कंपनी ने वो जो इंटीमेशन आएगी इसे सलमान की तरफ से वो इमीडिएटली अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी है। और फिर उसके बाद जो प्रपोज्ड जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसको भी सेंड करनी है। और रिटायरिंग ऑडिटर अगर कोई रिप्रेजेंटेशन सेंड करता है तो उसको AGM में रीड आउट किया जाएगा। ये है PL की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो क्वेश्चन 2A हमने कवर कर लिया। फिर उसके बाद 2B की तरफ चलते हैं। 2B में क्या कह रहा है, अफाक एंड कंपनी हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ EL इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर इन AGM। अब ये अफाक एंड कंपनी हैज बीन अपॉइंटेड, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया कि ये इस साल नया ऑडिटर अपॉइंट हुआ है। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, लिस्ट द एडिशनल मैटर दैट यू शुड कंसीडर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ EL's ऑडिट। फर्स्ट ईयर ऑफ EL's ऑडिट, ये यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, मैंने इनको अंडरलाइन कर लिया और यहाँ पे एडिशनल मैटर्स भी कर लिए। देखिए जब अब ये कौन सा कंसेप्ट है, अब मैंने क्वेश्चन को पढ़ लिया, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया, अब मैंने क्या सोचना है कि ये कौन से चैप्टर कौन से कंसेप्ट से रिलेट कर रहा है, कौन से चैप्टर से रिलेट कर रहा है। तो जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि ये हमारे प्लानिंग वाले मैटर से रिलेट कर रहा है, एडिशनल प्लानिंग कंसिडरेशन, जो हमने चैप्टर 9 में स्टडी की थी। तो मैंने क्या किया, इसके एंड पे लिख दिया कि ये चैप्टर नंबर 9 है और कौन सा कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, एडिशनल प्लानिंग ऑन इनिशियल ऑडिट। ये फर्स्ट ईयर से मुझे पता चल गया इनिशियल ऑडिट है। और एडिशनल मैटर्स दैट यू शुड कंसीडर, इससे मुझे पता चल गया कि प्लानिंग मैटर्स की बात कर रहा है, वरना वो अगर ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहा होता तो फिर हम इसे चैप्टर 4 में ले जाते। तो यहाँ पे प्लानिंग मैटर्स है, ये मैंने लिख लिया। अच्छा, जब आप प्लानिंग कर रहे होंगे तब सिर्फ आपने इतना लिख दिया, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है। लेकिन जब आप राइटिंग स्टेज पे जाएंगे तो उसमें इसमें क्या लिखेंगे, वही एडिशनल मैटर्स आपको याद होगा, वो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर, फिर उसके बाद प्रीडिसेसर राइटर से कम्युनिकेशन करना, ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना, क्वालिटी कंट्रोल्स के मुताबिक एडिशनल कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करना। वो चैप्टर 9 का रेलिवेंट कंसेप्ट आपने यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर देना। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट भी मुझे लग रहा है कि ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन ही है। कह रहा है योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ ML। ML's फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर इशूड ऑन 28 फरवरी 2000। आपको मैंने बताया क्वेश्चन में डेट्स हमेशा अहम होती हैं, डेट्स को मैंने अंडरलाइन कर लिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होगी, हाउएवर आफ्टर रिसीविंग ए हाई कोर्ट जजमेंट ऑन 2 मार्च 2021 ML's मैनेजमेंट असेस इट्स इंपैक्ट एंड हैज डिसाइडेड टू रिवाइज इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये सब्सिक्वेंट टू इशू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज हो रही हैं। तो याद होगा आपको कि इस इशू को हमने 2 जगहों पे डिस्कस किया है, एक सब्सिक्वेंट इवेंट वाले में और एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। तो रिक्वायरमेंट हमें बताती है कि हमने इसको किस तरफ लेके जाना है। रिक्वायरमेंट में कह रहा है डिस्कस द डॉक्यूमेंटेशन। रिक्वायरमेंट में सबसे अहम लफ्ज ये है कि डॉक्यूमेंटेशन डिस्कस करें दैट इज नेसेसरी टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट वर्किंग फाइल रिगार्डिंग द अबव मैटर। अब ये अबव मैटर कौन सा है, इसको वैल्यूएट कीजिए। ये है चेंजेस इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसमें आपने कंसर्न पढ़ा था एक्सेप्शनल केस वाला, कि अगर ऑडिट रिपोर्ट के बाद एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अराइज हो तो हमने डॉक्यूमेंटेशन में क्या चेंज करना है। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया चैप्टर कौन सा है, मुझे पता चल गया कंसेप्ट कौन सा है। चैप्टर नंबर है 21 और कंसेप्ट है चेंज इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर लिख दिया 21 और चेंज आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट ये लिख दिया, ताकि मुझे पता चल जाए। ये एक तरह से आपने क्वेश्चन को अपने जाल में फंसा लिया है। आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आपने इसको साइड पे कर लिया कि अब आगे जाके मैंने सिर्फ इसको अटेम्प्ट करना है, अब फर्दर इसका एनालिसिस नहीं करना। तो मैंने चैप्टर नंबर लिख दिया और चेंज इन डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट ये लिख दिया। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। लेकिन याद रखें ये प्लानिंग में आपने लिख दिया, इतना काफी आगे चलना है। लेकिन जब आप राइटिंग स्टेज पे आएंगे फिर क्या लिखेंगे, अब मैं इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दूं जो मैटर्स आपने राइटिंग स्टेज पे लिखने हैं। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट कौन सी होती है, पहली चीज
सर्कमस्टेंसेस जिनकी वजह से, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जिनकी वजह से इशू राइज हुआ, क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, किसने प्रोसीजर परफॉर्म किए, कब किए, किसने रिव्यू किया, कब किया, और फिर इसके बाद न्यू प्रोसीजर कौन से परफॉर्म हुए, इसकी वजह से न्यू कंक्लूजन का ड्रा हुआ, ऑडिट रिपोर्ट में इंपैक्ट कोई आया या नहीं आया, ये चीजें हमने डॉक्यूमेंट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन 2 हो गया। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी छोटा क्वेश्चन है, ये भी मुझे रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन लग रहा है, तो इसको पढ़ लेते हैं। कह रहे ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ टीएल द ऑडिट सीनियर नोटिस दैट इन वन ऑफ द फ्लोर्स ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग ए बिजनेस अदर देन दैट ऑफ टीएल वाज बीइंग रन। कोई और बिजनेस भी रन हो रहा था। ऑन इंक्वायरी दैट टीएल्स मैनेजमेंट it was identified that the floor was given to the daughter of a director. daughter of a director, जहां पे किसी भी मैनेजमेंट का कोई रिश्तेदार आ जाए फौरन उसको अंडरलाइन करे, ये रिलेटेड पार्टी की तरफ बात लेके जा रहा है। यहां से मुझे पता चल गया रिलेटेड पार्टी की बात हो रही है। फॉर 6 months, डॉटर को 6 months के लिए रेंट पे दिया है फॉर रनिंग हर ऑनलाइन बिजनेस। नो रेंट इज बीइंग चार्ज। अच्छा, ऊपर वाली बात से, ऊपर वाली अंडरलाइन जो मैंने की उससे मुझे पता चला कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है जो मैनेजमेंट ने हमें नहीं बताई थी, क्योंकि क्वेश्चन में आप देखिए कि ऑडिट सीनियर ने नोटिस किया है, मैनेजमेंट ने नहीं बताया इसको, ऑडिट सीनियर ने खुद से आइडेंटिफाई किया है कि कोई रिलेटेड पार्टी छुपी हुई थी। और फिर कहा नो रेंट इज बीइंग चार्ज एज इट हैज बीन ए वेकेंट फ्लोर एंड कैरीज नो मार्जिनल कॉस्ट टू टीएल। अब ये ट्रांजैक्शन है जिसपे रेंट चार्ज नहीं किया जा रहा, तो रेंट चार्ज ना करना, मुझे खुद बताइए क्या ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है? नहीं, ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। ठीक है, ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर इसका मतलब है 2 इशू आ गए। एक, हमने ऐसी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की थी, और दूसरा ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। और इसमें आप अगर चाहें तो ये दूसरा पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन नॉट ऑन आर्म लेंथ बेसिस, वो भी इसमें ऐड हो सकता है। लेकिन ये 2 तो आपने लाजमी डिस्कस करने हैं ना, रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई की जो मैनेजमेंट ने नहीं की थी, और दूसरा कि इसमें ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं इवैल्यूएट द अबव अरेंजमेंट। इवैल्यूएट का मतलब आपने इसमें जो छुपे इश्यूज थे वो ढूंढने थे, वो हमने ढूंढ लिया। 2 इश्यूज हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और आर्म लेंथ बेसिस पे ट्रांजैक्शन नहीं, सॉरी, ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। एंड डिस्कस द प्रोसीजर्स। अब प्रोसीजर्स भी बताने हैं, प्रोसीजर को भी मैंने अंडरलाइन कर लिया, व्हिच शुड बी परफॉर्म्ड बाय ऑडिट सीनियर। अच्छा, अब जब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं ना, यानी पहले फेज में चल रहा हूं, तो मैंने सिर्फ इसमें अपने जो इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं वो लिख देने हैं कि ये चैप्टर 16 का क्वेश्चन है, और इसमें 2 इश्यूज हैं, एक न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी का इशू है, और दूसरा ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। ये 2 इश्यूज हैं, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए, लिख दिए, ताकि जब मैं वापस दोबारा हूं राइटिंग फेज में तो मुझे दोबारा से सोचने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन को एहतियातन मैं दोबारा पढ़ लूंगा राइटिंग फेज पे जब मैं आऊंगा, लेकिन मुझे पता होगा कि ये क्वेश्चन किस चीज के गिर्द घूम रहा है, तो मैं बेहतर पोजीशन में होगा उस क्वेश्चन को समझने और अटेम्प्ट करने की पोजीशन में। तो ये 2 इश्यूज मैंने लिख दिए, यहाँ पे काम खत्म। लेकिन अब जब राइटिंग स्टेज पे आप जाएंगे तो उसमें क्या कुछ लिखेंगे? आपको याद है वो प्रोसीजर कि जब हम कोई रिलेटेड पार्टी ऐसी आइडेंटिफाई करते थे जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की, तो ब्रीफली आपके साथ प्रोसीजर शेयर कर देता हूं। हम मैनेजमेंट से इंक्वायर करते थे कि आपके प्रोसीजर क्यों इस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर सके, डॉक्यूमेंट से कंफर्म करते थे, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते थे इसकी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करें, फर्दर अगर कोई ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शन को सब्सटेंटिव प्रोसीजर से वेरीफाई करते थे। अगर रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस और रिलेटेड पार्टी इंक्रीज होता था, और अगर ये इंटेंशनल ओमिशन होती थी तो हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड भी इंक्रीज हो जाता था। इसी तरह जो ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, इसमें रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है, तो इसमें हम एग्रीमेंट देखते थे, एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, अप्रूवल देखते थे, इसके बाद एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर देखते थे। तो वो प्रोसीजर आपने यहाँ पे राइटिंग फेज में जाके लिखने हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 फिर देखते ही मुझे पता चल गया ये केस स्टडी का क्वेश्चन है। अभी मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाना, पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5A। 5A भी मुझे पता चल गया इसके स्ट्रक्चर से कि ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। 5B को पकड़ते हैं। 5B एक लाइन का क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो पता चल गया हमें कि ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। हमने क्या किया, इसको पढ़ा है, डिस्कस व्हाट एक्शन दैट एन ऑडिटर शुड टेक ऑन आइडेंटिफाइंग ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। फ्रॉड रिस्क फैक्टर से मुझे पता चल गया कि ये चैप्टर 19 का क्वेश्चन है, और ऑन आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर बताने हैं, टू आइडेंटिफाई नहीं, ऑन आइडेंटिफिकेशन। क्लास में टू और ऑन की डिस्कशन हम काफी दफा कर चुके हैं
कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने के बाद क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है, तो आपको याद होगा ओवरऑल अप्रोच। तो यहाँ पे जब मैं रीडिंग कर रहा हूँ, रीडिंग फेज में मैंने यहाँ पे लिख देना है चैप्टर 19 ओवरऑल अप्रोच, और जब राइटिंग स्टेज पे आऊंगा तो मैंने उस वक्त इसमें कौन से वाले प्रोसीजर लिखने, आपको याद है ओवरऑल अप्रोच में मटीरियलिटी लेवल की बात कर, रिस्क को हम कहते थे इंक्रीज कर दें, मटीरियलिटी लेवल रिड्यूस कर देंगे, मोर ऑफ द प्रोसीजर ईयर एंड पे परफॉर्म करेंगे, मोर डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ टीम, ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों को, कॉम्पिटेंट लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को लेके जाना है, एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करना है, वगैरह वगैरह। वो ओवरऑल अप्रोच सारी यहाँ पे छाप देनी है हमने जी। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, देखते ही पता चल गया केस स्टडी है, साइड पे कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखते ही पता चल गया केस स्टडी है, अंदाजा हो गया, साइड पे कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 ABC, ये रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन लग रहे हैं, इनको अटेम्प्ट करते जाते हैं। पहला, डिस्क्राइब एनी 4 लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट एज ए टूल ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, यहाँ पे 4 लिमिटेशंस यानी डिसएडवांटेजेस की बात कर रहा है। ये आपको याद होगा हमने इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर में पढ़े थे, मेथड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में, नैरेटिव नोट्स, क्वेश्चनर, फ्लो चार्ट, इन सब के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस इकट्ठे हमने स्टडी किए थे, तो ये उससे रिलेट कर रहा है। तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये चैप्टर 12 का क्वेश्चन है और डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट पूछ रहा है। चैप्टर 12 लिख दिया, डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। इसके बाद आगे चलना है, लेकिन प्लानिंग वाला काम हमारा खत्म हो गया, लेकिन जाहिर है जब राइटिंग स्टेज पे पहुंचेंगे तो उसको लिखना भी है। तो ब्रीफली आपके साथ लिमिटेशन शेयर कर दूं। आपको याद होगा लिमिटेशन हमने स्टडी की थी कि ये स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम्स के लिए सूटेबल होता है। अगर सिस्टम में अनयूजुअल एक्टिविटीज हो तो फ्लो चार्ट सूटेबल नहीं है, अगर उसमें सब प्रोसेसेस हो उस सूरत में फ्लो चार्ट सूटेबल नहीं है। फ्लो चार्ट को अप्लाई करने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल की जरूरत होती है। इसके अलावा इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। फिर इसके बाद स्टिल इसमें नैरेटिव नोट्स को यूज करने की जरूरत होती है। नॉर्मली जो हमारा जूनियर स्टाफ है वो उसको इजीली ड्रॉ और इंटरप्रेट नहीं कर पाता। ये हमने कुछ लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस स्टडी किए थे। बी में कह रहे हैं कंपनीज हैव large in-house developed softwares have a risk that new programs might be introduced without proper authorization। ये रिस्क आपने अंडरलाइन करना है। क्या रिस्क है? न्यू प्रोग्राम्स माइट बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। ब्रीफली डिस्कस एनी 4 जनरल आईटी कंट्रोल्स। जनरल आईटी कंट्रोल्स इसका मतलब है हमने एप्लीकेशन आईटी कंट्रोल्स की तरफ नहीं जाना टू मिटिगेट दिस रिस्क। अब जनरल आईटी कंट्रोल्स में आपको पता है हमारे पास 6 कैटेगरीज है। हमने सिर्फ ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी कैटेगरी यहाँ पे अप्लाई हो रही है इस रिस्क में। रिस्क है न्यू प्रोग्राम्स माइट बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, यानी नए प्रोग्राम आने का रिस्क है। तो इसका मतलब जो पहले हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी थी, एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम और उसके बाद प्रोग्राम चेंजेस। आपको पता है एक्विजिशन के बड़ा आईटी सिस्टम आने के बाद भी छोटे मोटे प्रोग्राम चेंजेस उसमें हो सकती है। ये दोनों एक जैसे ही तकरीबन कंट्रोल्स हैं। इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी को आप लिख सकते हैं। जैसे कोई भी आईटी, सबसे पहले तो सेग्रीगेशन ड्यूटीज होनी चाहिए। जो सिस्टम को प्रोग्राम को डेवलप कर रहा है वो बंदा और जो यूज कर रहा है वो बंदा, सेग्रीगेशन ड्यूटीज का पॉइंट हो गया। ऑथराइजेशन होनी चाहिए, टेस्टिंग बिफोर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, प्रोग्राम लॉग्स मेंटेन होने चाहिए, और इसके अलावा भी कुछ कंट्रोल्स थे, फुल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। तो ये वो कंट्रोल्स है जो आईटी सिस्टम एक्विजिशन या प्रोग्राम चेंजेस के कंट्रोल्स हैं। वो दोनों तकरीबन एक ही तरह के कंट्रोल्स हैं और यहां पे हम उनको इंक्लूड करेंगे। सी में डिस्कस द इफेक्ट ऑन एप्लीकेशन कंट्रोल वेयर जनरल आईटी कंट्रोल्स आर इनइफेक्टिव। सिंपल क्वेश्चन, अगर जनरल आईटी कंट्रोल्स इनइफेक्टिव है तो क्या करना है? ये भी चैप्टर 13 में डिस्कस हुआ है। यहाँ पे चैप्टर 13 लिख दूंगा मैं और उसके बाद आईटी जनरल कंट्रोल्स आर इनइफेक्टिव, इस पॉइंट को लिख दूंगा ताकि बाद में जब मैं राइटिंग स्टेज पे आऊं तो मुझे आसानी हो आइडेंटिफाई करने में कि क्वेश्चन किस कंसेप्ट चैप्टर से रिलेट कर रहा है। और जब मैं राइटिंग स्टेज में आऊंगा तो क्या इस पॉइंट में लिखूंगा कि अगर आईटी जनरल आईटी कंट्रोल्स इनइफेक्टिव है तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स आर आल्सो लाइकली टू बी इनइफेक्टिव, क्योंकि जनरल आईटी कंट्रोल्स ओवरऑल फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल्स भी वीक होंगे। हाँ, अगर आईटी एप्लीकेशन में कुछ एप्लीकेशन कंट्रोल में कुछ मैनुअल कंट्रोल्स आप अप्लाई करें मैनुअली तो उनको टेस्ट कर सकते हैं, वो हो सकता है ठीक हो, लेकिन आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल्स वीक होंगे, उनके ऊपर रिलाय नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 हमारा, ये भी केस स्टडी है, इसको भी छोड़ दीजिए और ये हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। अब अगर आप नोट करें ना, कैलकुलेशन करें तो हमने कोई 37 मार्क्स का जो पेपर है
36 मार्क्स का पेपर है, वो रिप्रोडक्शन का है और उसको हमने ये भी डिसाइड कर लिया है कि ये रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन किस चैप्टर और किस कंसेप्ट से आए हैं, और मैंने आपके साथ ये भी ब्रीफली डिस्कस कर लिया कि आपने उसमें लिखना क्या क्या है। तो अब आइए दोबारा से एक दफा इसको पेपर को स्टार्ट करते हैं जीरो से, लेकिन अब की बार हम रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन को नहीं बल्कि केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो केस स्टडी में भी पहली चीज जो जरूरी है या जो काम आपको करना चाहिए, रिक्वायरमेंट को पढ़ लीजिए। रिक्वायरमेंट से समटाइम हमें अंदाजा हो जाता है कि ये किस चैप्टर का कौन से कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बेस कर रहा है। हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए इसका अंदाजा लगा लेंगे। तो रिक्वायरमेंट में कह रहा है असेस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय ऑडिट टीम, आल्सो सजेस्ट द एडिशनल प्रोसीजर इफ एनी व्हिच द ऑडिट टीम में परफॉर्म। तो इसका मतलब है रिक्वायरमेंट से हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि कौन सा चैप्टर है और कौन सा कंसेप्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पांसिबल फॉर द ऑडिट ऑफ एनकेएल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 28 फरवरी 2021। डेट्स क्वेश्चन में अहम होती हैं, डेट्स को मैंने अंडरलाइन कर लिया। द ऑडिट टीम हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग समरी ऑफ डेटर्स बैलेंसेस फॉर योर रिव्यू। ऑडिट टीम ने ये समरी बनाई है। अब समरी ऑफ डेटर्स बैलेंस एंड देयर कंफर्म्ड अमाउंट्स एज ऑन 31 जनवरी 2021, डेट को अंडरलाइन कर लिया। कंफर्म्ड बैलेंस, अब अच्छा अब ये कंफर्म्ड बैलेंस है, मुझे पता चल गया ये कंफर्मेशन का क्वेश्चन है। और फिर क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग भी आपको याद होगा, इस तरह के हमने 3-4 क्वेश्चंस किए हुए हैं इसी पैटर्न के ऊपर क्लास में। तो उसने डेटर्स बताए हैं, बुक्स एज पर बुक्स बैलेंस किया है, कंफर्म क्या किया है और आगे कमेंट्स बताए हैं। तो उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। असर्शन वेरीफाइड भी उसने बताई है, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। इसमें कंप्लीटनेस में मैंने अंडरलाइन कर लिया, इसलिए कि आपको याद होगा कंफर्मेशन से कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई नहीं होती, एग्जिस्टेंस की होती है। एक तो ये गलती पकड़ी गई। दूसरी गलती पकड़ी गई, या गलती नहीं कहना चाहिए, एक इशू कि 28 फरवरी को हमारा ऑडिट एंड हो रहा है और कंफर्मेशन 31 जनवरी यानी इंटरिम डेट पे परफॉर्म की गई है। इसका मतलब है फरवरी के महीने की जो ट्रांजैक्शंस है उनको वेरीफाई अभी करना बाकी है। 2 पॉइंट हमारे हाथ आ गए। तीसरा, इसके बाद अल्फा 80,000 जो बैलेंस एज पर बुक था वही कंफर्म हुआ, कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना, एविडेंस मिल गया। बीटा में एज पर बुक्स 900,000, कंफर्म भी 900,000 हुआ है। आगे क्या कह रहा है, कंफर्मेशन वाज रिटर्न बाय द कोरियर ऑन ग्राउंड ऑफ इनवैलिड एड्रेस। इनवैलिड एड्रेस की वजह से रॉन्ग एड्रेस था। फिर क्या हुआ, कंफर्मेशन वाज रीसेंट बाय द क्लाइंट थ्रू इट्स राइडर। ये बड़ा इशू है। आपको पता है कि कंफर्मेशन डायरेक्ट प्रोसीजर है, इसे भेजता भी ऑडिटर है और जवाब भी डायरेक्टली ऑडिटर के पास आना चाहिए। तो ये इनडायरेक्ट हो गया, इसके साथ आप लिख दीजिएगा यहां पे ये इनडायरेक्ट है और इसकी रिलायबिलिटी डाउटफुल हो गई। आपने इसको डायरेक्ट खुद से भेजना है बाद में, और अगर डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं आता तो अल्टरनेटिव प्रोसेस से एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। रिप्लाई वाज रिसीव्ड डायरेक्टली बाय ऑडिटर, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भेज दिया तो क्लाइंट इन्वॉल्व हो गया, तो उसका मतलब इनडायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, गैमा बैलेंस एज पर बुक 700,000, कंफर्म क्या किया, रिप्लाई आया नहीं। क्यों नहीं आया, गैमा हैज गॉन इनटू लिक्विडेशन, उसके ऑपरेशन वगैरह बंद हो गए, ऑफिस बंद, लिक्विडेशन में चला गया। इसका मतलब अब यहाँ पे क्या करना है हमने, अब यहाँ पे जो इशू है वो बेसिकली इस अमाउंट को वेरीफाई करने का नहीं है, बल्कि इस अमाउंट में से कितनी रिकवर होगी अमाउंट उसको वेरीफाई करने का। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑन रिकवरेबिलिटी या सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑन प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये लिख दीजिए कीवर्ड्स, और बाद में राइटिंग स्टेज पे आके आप उसके वो वर्ड्स बता दीजिएगा कि मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, देखेंगे ये राइट के बाद कलेक्शन कितनी हुई, लिक्विडेटर के कम्युनिकेट करेंगे और इससे रिकवरी के प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर 600,000, कंफर्म कितना किया, नॉट एप्लीकेबल। क्यों, दीज रिप्रेजेंट वेरियस स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर हु बैलेंस वर बिलो 30,000 ड्यू टू इमटेरियल बैलेंस, दे वर नॉट सेलेक्टेड। इमटेरियल बैलेंस थे इसलिए इनको सेलेक्ट नहीं किया गया। तो यहाँ पे डिसीजन हमारा गलत है। यहाँ पे आप लिख दीजिए सिर्फ हाई प्लानिंग रीडिंग स्टेज पे के रॉन्ग, यानी क्योंकि इसको इमटेरियल बैलेंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। और आगे लिख दीजिए नेगेटिव कंफर्मेशन, इसको इग्नोर करने की बजाय इसके ऊपर स्मॉल बैलेंसेस है तो नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट थी। और जब राइटिंग स्टेज पे आएंगे तो आप इसमें नेगेटिव कंफर्मेशन की बाकी की तीनों कंडीशन भी बताएंगे कि ऑडिटर नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस और एक्सेप्शन रेट वाली बात कर देंगे, बाकी की तीनों कंडीशन भी हम मेंशन करेंगे इसमें। और यहां पे चूंकि आपने रीड करते हुए अहम वाले वर्ड्स को हाईलाइट भी कर लिया और जो की इश्यूज थे वहां पे एक एक दो दो लफ्ज भी यहां पे लिख दे गए। ये जो साइड है ना, यहाँ पे एक एक दो दो लफ्ज लिखते जाएं जिससे आपको अंदाजा होता रहा ये इशू कौन सा था। ये नेगेटिव कंफर्मेशन वाला इशू था, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑन बैड डेट वाला इशू था, और ये इनडायरेक्ट वाला इशू था,
यहाँ पे अब आपने चैप्टर नंबर लिख दिया एंड में जाके, और वो इश्यू जो आपने आइडेंटिफाई किए है, यानी कंफर्मेशन का टॉपिक है और राइटर के प्रोसीजर हमसे पूछ रहा है, ठीक है। और ये याद रखिए जो कीवर्ड्स आपने पेपर के ऊपर लिखे हुए हैं ना, ये आपने प्लानिंग स्टेज पे लिखे हुए हैं। राइटिंग स्टेज पे जाके आपने इन्हीं की पॉइंट की मदद से अपना मटेरियल तैयार करके पेपर के ऊपर फेंक देना है। और याद रखें अगर आपने ये एनालिसिस ठीक कर लिया ना, 45 मिनट जो मैंने आपको बताया हुआ है प्लानिंग वाले और रीडिंग वाले, इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया, की वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया, और जो अहम कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है उनको साथ साथ एक एक दो दो तीन तीन अल्फाज में लिख लिया, तो आपका पेपर बेसिकली 45 मिनट में नॉकआउट हो जाता है। उसके बाद आप खुद फील करेंगे, बड़े पीस ऑफ माइंड के साथ आप सारा पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है आपने सारा ब्रेन वर्क पहले ही कर लिया है शुरू के 45 मिनट में। अब बाद में आपने सिर्फ हैंडवर्क करना है कि बस वो लिखते जाना जो भी इश्यूज होंगे, मटेरियल जो भी है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रिप्रोडक्शन का था, अटेम्प्ट कर लिया। क्वेश्चन 3 भी अटेम्प्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 4 जी, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं, शायद रिक्वायरमेंट से हमें पता चल जाए कि इस चैप्टर और टॉपिक में से है क्वेश्चन। कह रहा है आइडेंटिफाई एनी 6 वीकनेसेस, 6 वीकनेसेस को अंडरलाइन कर लिया in the internal control system of CL and their possible effect. Also give your recommendation to overcome these weaknesses to CL। चैप्टर 12 का क्वेश्चन है जिसमें वीकनेसेस हमसे पूछ रहा है, तो चैप्टर 12 लिख लिया, वीकनेसेस पूछ लिया, और क्वेश्चन में आपको पढ़ के अंदाजा हो जाएगा कि ये परचेज सिस्टम का है। तो यहाँ पे वीकनेस इन परचेज सिस्टम का क्वेश्चन आया। लेकिन अगर अभी आपको ये पता नहीं चला कि ये परचेज सिस्टम का है, तो स्टिल आप चैप्टर 12 लिख के आगे वीकनेसेस इन सिस्टम लिख दीजिए। जब कंफर्म होगा आगे परचेज या सेल जो भी सिस्टम आएगा वो लिख देंगे। कहता है सीएल इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ असेंबलिंग मोटर बाइक। सीएल हैज ए फुली इंटीग्रेटेड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। You have been given responsibility for reviewing the internal controls relating to procurement। relating to procurement कहते हैं परचेज को। तो यहां से हमें पता चल गया परचेज सिस्टम का वीकनेसेस हमने आइडेंटिफाई करने हैं। इन दिस रिस्पेक्ट यू हैव गैदर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहला ऑर्डरिंग ऑफ इन्वेंट्री। अब पॉइंट्स हैं, हम वन बाय वन इन पॉइंट्स को पढ़ते जाएंगे। और आपको याद होगा क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि लाजमी नहीं हर पॉइंट में एक वीकनेस हो। किसी पॉइंट में हो सकता है 2 वीकनेसेस हो, किसी में हो सकता है एक भी वीकनेस हो ना हो। नॉर्मली एक पॉइंट में एक वीकनेस होती है, लेकिन 2 भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है कि कोई वीकनेस ना हो। पहला पॉइंट, अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट इज मेंटेन्ड इन CAS। बिल्कुल ठीक है, मेंटेन होनी चाहिए। लिस्ट वाज लास्ट रिव्यूड फॉर चेंजेस 2 years अगो। ये वीकनेस आ गई, लिस्ट वाज लास्ट रिव्यूड फॉर चेंजेस 2 years अगो। क्यों वीकनेस आ गई? क्योंकि दरमियान में हो सकता है नए अच्छे एम्प्लॉयर्स ऐड हों जो कि हमें मोर क्वालिटी का मटेरियल लेस कॉस्ट में प्रोवाइड करने वाले हों, लेकिन उनको ऐड नहीं किया गया। तो ये एक वीकनेस आ गई, हमारी पहली वीकनेस। However, during the intervening period, any supplier whose performance is not satisfactory is timely removed from the list। ठीक है, जिसकी सप्लायर की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी ना हो लिस्ट से रिमूव कर देना चाहिए। ये काम ठीक हो रहा है, ये वीकनेस नहीं है। एज ए कंट्रोल मेयर द लिस्ट इज एक्सेसिबल एंड एडिटेबल ओनली बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। लिस्ट इज एक्सेसिबल एंड एडिटेबल बाय एम्प्लॉयज। ये रिस्क है, क्योंकि ये लिस्ट सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए इसको मेंटेन करने की या इसको चेंज करने की, वरना एम्प्लॉयज किसी फेक सप्लायर को ऐड करके फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, या ऐसा सप्लायर जो कि हमारे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता उसको भी ऐड किया जा सकता है। तो ये हमारी दूसरी वीकनेस हो गई। आगे चलते हैं। द इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ LC जनरेट्स न्यूमेरिकली सीक्वेंस परचेज रिक्विजिशन। बिल्कुल ये अच्छा कंट्रोल है, इसमें वीकनेस नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर इन्वेंट्री आइटम रीचेज रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल भी मेंटेन हो रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, कंट्रोल वीकनेस नहीं है, छोड़ दें इसको। PR इज इलेक्ट्रॉनिकली फॉरवर्ड विद इन द CS टू द परचेज प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, ये भी अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉनिकली फॉरवर्ड किया जा रहा है तो कोई इशू नहीं। सेकंड पॉइंट में इसका मतलब है कोई इशू नहीं है। Next, for all regular and routine orders, procurement department reviews the purchase requisition and select a supplier from the approved suppliers list। अच्छा, ये प्रॉब्लम है कि वो खुद से सेलेक्ट कर लेता है सप्लायर लिस्ट में से। देखिए, अप्रूव्ड लिस्ट मेंटेन हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन अप्रूव्ड लिस्ट में से भी उन सप्लायर से कॉन्टेक्ट करके कोटेशंस कॉल करनी चाहिए। अगर आप बगैर कोटेशन के, बगैर बिडिंग के किसी भी पार्टी को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका मतलब है आपको मिनिमम रेट नहीं मिल रहा होगा। जैसे अगर 10 सप्लायर्स अप्रूव्ड लिस्ट में, उसमें से
5-7 को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, या 10 के 10 को समटाइम कॉन्टैक्ट कर लेते हैं हम, और देखते हैं कौन मिनिमम रेट ऑफर कर रहा है। जो मिनिमम रेट ऑफर कर रहा हो और उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी पूरी हो रही हो, उसको ऑर्डर दिया जाता है। तो ये वीकनेस आ गई अगली। इसका मतलब है हो सकता है कि महंगे दामों में चीज खरीदी जा रही हो। परचेज ऑर्डर हैविंग ए यूनिक सीक्वेंशियल ऑर्डर नंबर इज देन जनरेटेड फॉर द सिलेक्टेड सप्लायर। और एक परचेज ऑर्डर जिसका सीक्वेंस नंबर यूनिक सीक्वेंस, ये अच्छा कंट्रोल है, ये वीकनेस नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए। अभी तक हमने 3 इश्यूज आइडेंटिफाई कर लिए। फिर कह रहा है फॉर लार्ज और आउट ऑफ ऑर्डिनरी परचेज टेंडरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। टेंडरिंग प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है लार्ज ऑर्डर के लिए, ठीक है, लार्ज ऑर्डर के लिए, इसका मतलब है टेंडरिंग प्रोसेस है। Procurement manager invites tenders through an advertisement in the newspaper and the supplier offering the lowest price is selected. Supplier offering the lowest price is selected by the procurement manager in consultancy with head of procurement. ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया गलत है। देखिए सिलेक्शन का क्राइटेरिया 2 होने चाहिए किसी भी सप्लायर को जब आपसे सिलेक्ट करना है। एक ये कि कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, दूसरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी पूरी होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि अब जाहिर है जो एक चीज मेड इन जापान है, एक चीज मेड इन चाइना है, दोनों में प्राइस में तो फर्क होगा, लेकिन लाजमी तो नहीं हम हमेशा मेड इन चाइना वाली चीज लें। वो अगर टेक्निकल क्राइटेरिया पूरा नहीं करती हमारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी देखना चाहिए सप्लायर पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, और प्राइस भी देखना चाहिए लो रहा है कि नहीं। दोनों क्राइटेरिया, यहाँ पे सिर्फ एक क्राइटेरिया देख रहा है जो कि वीकनेस है। फिर रिसीविंग ऑफ इन्वेंट्री में कह रहा है व्हेन इन्वेंट्री आइटम्स आर रिसीव्ड द ऑफिसर इन आईसीडी कंफर्म्स दैट द इन्वेंट्री एग्रीज टू द परचेज। जब इन्वेंट्री आइटम रिसीव होती हैं तो ऑफिसर जो है वो कंफर्म करता है इन्वेंट्री एग्रीज टू द परचेज ऑर्डर। वो क्वांटिटी को परचेज ऑर्डर के साथ मेंशन करता है, उसकी क्वालिटी को इंस्पेक्ट नहीं करता। ये आपको याद होगा, मैंने क्लास में भी बताया था, हिडन बाज़ औक़ात ये एडजस्टमेंट होती है इन्वेंट्री में। स्टॉक काउंट के दौरान में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑब्सोलीट या डैमेज स्टॉक को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता अलग, और परचेज के वक्त में उसकी क्वालिटी को इंस्पेक्ट नहीं किया जाता परचेज ऑर्डर के साथ, उसकी क्वालिटी की इंस्पेक्शन नहीं की जाती कि क्या वो अच्छी क्वालिटी का भी है जो ऑर्डर किया था उसके मुताबिक किया कि नहीं। तो यहाँ पे क्वांटिटी को तो मैच किया जा रहा है, क्वालिटी को नहीं किया जा रहा, ये एक वीकनेस होगी। CS is then updated to confirm receipt of inventory and an electronically numerical sequence GRN is generated। बिल्कुल ठीक है, ये भी अच्छा काम है, हो रहा है। फिजिकल इन्वेंट्री आइटम्स आर देन ट्रांसफर टू स्टोर, ये भी ठीक है। तो ये हमारा परचेज ऑर्डर का सिस्टम हो गया जिसको हमने गो थ्रू कर लिया, उसमें वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर लिया, उस वीकनेस की वजह से क्या इंपैक्ट होगा वो बता दिया। रिकमेंडेशन आपको पता है कि वीकनेस का अपोजिट होता है, यानी जो चीज नहीं हो रही रिकमेंडेशन में हम लिखते हैं कि वो चीज हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है, ये भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर से रिलेट कर रहा है। रिक्वायरमेंट में मैंने पढ़ा कर रहा है ब्रीफली डिस्कस द पॉसिबल फ्रॉड रिस्क फैक्टर फ्रॉम द अबव सिनेरियो। इस सिनेरियो में से हमने फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो ये मेरा चैप्टर 19 का क्वेश्चन हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया चैप्टर 19 फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। और इसके बाद फिर इसको रीड करना शुरू किया ताकि इसमें से जो बड़े बड़े फ्रॉड रिस्क फैक्टर है वो मैं अपने रीडिंग टाइम, प्लानिंग टाइम में आइडेंटिफाई कर लूँ, राइटिंग टाइम में फिर मुझे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं जिस क्वेश्चन को पढ़ना। कह रहा है यू आर द ऑडिट सीनियर ऑन द ऑडिट ऑफ NFL फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। यहाँ तक कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं है। NFL इज इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग वाइड वैरायटी ऑफ फुटवेयर प्रोडक्ट्स, कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं। योर रिव्यू ऑफ द लास्ट ईयर वर्किंग पेपर एंड इनिशियल मीटिंग विद NFL मैनेजमेंट हैव रिवील्ड द फॉलोइंग। अब इस इंफॉर्मेशन में से फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होंगे, और मेरी गट फीलिंग है पास्ट पेपर्स के ट्रेंड को और सोल्यूशन वगैरह को देख के कि अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना और फिर डिस्कस भी करना है, तो इसमें 3 कम से कम फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई होंगे। फर्स्ट में कह रहा है ड्यू टू ए हाई इन्फ्लक्स ऑफ लो प्राइस चाइनीज प्रोडक्ट इन द लोकल मार्केट NFL हैज बीन एक्सपीरियंसिंग ए डिक्लाइन इन कस्टमर्स डिमांड। ये जो डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड ये और इंक्रीज कंपटीशन, हाई इन्फ्लक्स ऑफ लो प्राइस चाइनीज प्रोडक्ट, ये इंक्रीज कंपटीशन, डिक्रीज इन डिमांड, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होते हैं। और आगे भी कह रहा है हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन, ये सारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इनको आप एक ही कैटेगरी में इकट्ठे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इन सब का प्रेशर कंपनी के ऊपर ये आता है कि सेल्स डिक्रीज हो रही होती हैं और कंपनी की कोशिश ये होती है कि अपने सेल्स को ओवरस्टेट करके दिखाए ताकि उसकी इंप्रूव परफॉर्मेंस शेयर होल्डर्स की नजरों में सामने आए। तो ये पहला फ्रॉड रिस्क फैक्टर आ गया हमारा। फिर इसके बाद कह रहा है सेल्स मैनेजर हैव बीन गिवन एग्रेसिव सेल्स टारगेट्स। एग्रेसिव सेल्स टारगेट दिए जाना ड्यूरिंग द ईयर व्हिच आर देयर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर।
एंड आर कंसीडर इन देयर एनुअल अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब बोनस वगैरह देने में इसको कंसीडर किया जाता है। तो एग्रेसिव सेल टारगेट दिया जाना और एनुअल अप्रेजल में इनका कंसीडर होना, ये दोनों भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर हैं। इसलिए कि जो सेल्स टीम होगी उसकी कोशिश ये होगी कि वो जो सेल्स टारगेट उसको दिए गए इनको अचीव करें ताकि इनको बोनस मिल सके। तो ये भी एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। अच्छा, इसमें दो फ्रॉड रिस्क फैक्टर हमारे सामने आ गए। पहले वाला, इन दोनों पॉइंट्स को हमने इकट्ठा कर दिया, और दूसरा एग्रेसिव सेल टारगेट और एनुअल अप्रेजल, ये भी दोनों एक ही फ्रॉड रिस्क फैक्टर, एक ही सिचुएशन से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए इनको इकट्ठा कर दिया। इनको अलग-अलग करने की जरूरत नहीं है। मैंने सोल्यूशन देखा ICAP का, उसमें उसने इनको अलग-अलग किया हुआ है, जो कि बेसिकली डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है। बेसिकली इसमें सिर्फ दो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं। फिर इसके बाद सेकंड वाली सिचुएशन में कह रहे हैं ऑल द मैनेजमेंट एंड पॉलिसी डिसीजन, ऑल द मैनेजमेंट एंड पॉलिसी डिसीजन सच एज ह्यूमन रिसोर्स, काउंटिंग एस्टिमेट्स एंड प्रोक्योरमेंट्स आर टेकन बाय द CEO हिमसेल्फ। सारे के सारे डिसीजन CEO खुद लेता है। ये ऐसी है जैसे कंपनी के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ है कि सब कुछ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कर रहा है। नहीं, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट जो होता है वो जमहूरी तर्ज अमल पे होता है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और मैनेजमेंट होती है जो ये डिसीजन करती है। अगर एक ही बंदा सारे के सारे डिसीजन कर रहा है तो ये इसको हम क्या कहते थे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, कॉर्पोरेट कल्चर वीक है। तो ये भी एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता है। जब एक ही पर्सन सारे के सारे मैनेजमेंट डिसीजन कर रहा हो तो ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। इसको रिलेट कर सकते हैं आप, मिलता जुलता है उस कंसेप्ट से जो हमने स्टडी किया था। क्या था वो, डोमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय ए सिंगल पर्सन और स्मॉल ग्रुप। वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर में आपको पता है कि हमने एक कंसेप्ट ये पढ़ा था, ये वो वाला कंसेप्ट टेस्ट किया है। और इसी तरह का एक और कंसेप्ट रिलेटेड पार्टी में हमने, रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। लेकिन चूंकि रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसलिए आप रिलेटेड पार्टी का वर्ड ना लिखें, सिर्फ इतना ही लिख दें कि मैनेजमेंट में डोमिनेशन पोजीशन पे एक बंदा वही सारे डिसीजन कर रहा है, तो इसलिए इसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड है। तीसरा रिस्क ऑफ फ्रॉड हमारा ये हो गया। तो यहां पे आपने सिर्फ इसको जब आप हाईलाइट कर देंगे तो इसका मतलब है आपने इन फ्रॉड रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया। इसमें साथ में कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है। पेज के ऊपर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर नंबर 1 है, और इसके साथ 2 लिख लें, फ्रॉड रिस्क फैक्टर नंबर 2 है, और नीचे फ्रॉड रिस्क फैक्टर नंबर 3 है। तो लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, वरना सिर्फ अगर आपने अंडरलाइन कर दिया इससे भी पता चल गया कि आपका फ्रॉड रिस्क फैक्टर नंबर 1, 2 और 3 है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। फॉर ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट मैटर्स स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर व्हिच मे बी परफॉर्म्ड बाय योर ऑडिट टीम, डिस्कस विद रीजन द इंप्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। ऊपर दो सिचुएशंस हैं, दोनों के बारे में हमने बताना है कि क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे और इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा। रिक्वायरमेंट से अंदाजा नहीं हो रहा कि क्वेश्चन किस चैप्टर का है, उसमें कौन सा कंसेप्ट टेस्ट किया गया है, तो इसको पढ़ लेते हैं। You are a partner in firm of chartered accountant, following independent matters are under your consideration. पहला, draft financial statements of EPL for the year ended 31st January include inventory of rupees 26 million. अमाउंट अहम होती है, इसको अंडरलाइन कर लिया। डेट वाज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2021, जो कि 1 जनवरी 2021 को बाय की गई थी फॉर फुलफिलिंग ए लास्ट स्पेशलाइज्ड ऑर्डर को फिल करने के लिए ऑफ ए फॉरेन कस्टमर। Due to sudden imposition of import restriction in the foreign country, the customer cancelled specialized inventory। कस्टमर ने कैंसिल कर दी 28 जनवरी को। The draft financial statement show EPL's profit before tax is 130 million। मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए ये यूज होगा। तो बेसिकली स्पेशलाइज्ड इन्वेंट्री ली गई थी, कैंसिल कर दी कस्टमर ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको हमने NRV पे रिकॉर्ड करना है। तो उसमें जो प्रोसीजर हमने बताने होंगे वो कौन से होंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑफ NRV ऑफ इन्वेंट्री के। और इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या बताना होगा कि अगर मैनेजमेंट उसे NRV पे रिकॉर्ड कर लेती है तो क्या करना है, NRV पे रिकॉर्ड नहीं करती तो क्या करना है। ठीक है, इसके प्रोसीजर थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट से पूछेंगे कि क्या इस इन्वेंट्री का कोई और इस्तेमाल है, इसकी रिकवरेबल अमाउंट क्या है, मैनेजमेंट की कैलकुलेशन लेंगे, उस कैलकुलेशन की एक्यूरेसी चेक करेंगे। ईयर एंड के बाद इसकी सेल प्राइस देखेंगे कि किस प्राइस पे सेल हुआ है। इन चीजों से हमें इसकी NRV डिटरमिन करने में आसानी होगी। अगर मैनेजमेंट ने इसको NRV पे राइट डाउन कर लिया है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, अगर राइट डाउन नहीं किया तो मटेरियलिटी आप कैलकुलेट करेंगे। ये प्रोबेबली मटेरियल होगा, 130 का 5% लेंगे, 26 मिलियन के साथ कंपेयर करेंगे, मटेरियल है, परवेसिव नहीं है। तो इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में बताएंगे ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में इस नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेगा। सेकंड केस है ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ स्टेलर लिमिटेड। यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट टाइम रीडिंग करते हुए
चैप्टर का नंबर लिख लिया था और एसपी मीन सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑन एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि राइटिंग स्टेज पे जाके मुझे आसानी हो। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ एसएल द मैनेजमेंट इन्फॉर्म्ड द ऑडिट टीम दैट इट्स लार्जेस्ट कस्टमर EL has recently notified that it will not renew its contract with SL। हमारे क्लाइंट के मेजर कस्टमर लार्जेस्ट कस्टमर ने कहा कि वो ऑर्डर रिन्यू नहीं करवाएगा, विच इज ड्यू टू एक्सपायर ऑन 30 जून 2021। Sales from EL constitute 20% of the total revenue. The management has further informed that they are in negotiation with EL and are hopeful to retain the customer। अब अच्छा, अब देखिए 70% ऑफ टोटल रेवेन्यू, इतना बड़ा हिस्सा, लार्जेस्ट कस्टमर, 70% ऑफ टोटल रेवेन्यू इसी से जनरेट हो रहा है। खुद बताइए, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेता है, गोइंग कंसर्न डाउटफुल हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे हमने जो प्रोसीजर बताने हैं वो चैप्टर 4 में, आपको याद होगा गोइंग कंसर्न के टॉपिक में प्रोसीजर टू कंफर्म गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, ये प्रोसीजर बताने हैं। और वो प्रोसीजर को ये हमने लिख तो लिया, लेकिन जब राइटिंग स्टेज में जाएंगे तो प्रोसीजर कौन से हम बताएंगे? प्रोसीजर वो थे 4-5-6 प्रोसीजर थे मेरा ख्याल है, जिसमें था पहले कि हम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे इस इशू को, एग्रीमेंट ऑब्टेन करेंगे और निगोशिएशन देखेंगे, डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ निगोशिएशन किस स्टेज पे है, कितनी कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा, उसकी बेसिस पूछेंगे, कोई कम्युनिकेशन वगैरह होगी। फिर इसके बाद मैनेजमेंट का कैश फ्लो फॉर कॉस्ट देखेंगे, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स देखेंगे, सब्सिक्वेंट स्टेटस देखेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट का, और मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे कि उनके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं एज गोइंग कंसर्न। ये प्रोसीजर है, रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट है प्रोसीजर वाला। प्रोसीजर सारे रिप्रोड्यूस कर देंगे। उसके बाद इम्प्लीकेशन रिपोर्ट में क्या डिस्कस करेंगे कि अगर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है तो क्या करना है, और अगर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी नहीं है तो क्या करना है, और अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनएप्रोप्रिएट है तो क्या करना है। ये गोइंग कंसर्न वाला टॉपिक आपको पता है 3 हिस्सों में जाता है। अगर कुछ इशू नहीं है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, अगर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है, वो मैनेजमेंट ने एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दी है तो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा। डिस्क्लोज नहीं की तो मिस स्टेटमेंट होगी, क्वालिफाइड या परवेसिव ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। और अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है तो मैनेजमेंट ने अल्टरनेट बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन विद एमसीओ मैटर, और अगर स्टिल गोइंग कंसर्न पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है तो एडवर्स ओपिनियन देंगे। आपको याद होगा वो पूरा टेबल जो था हमारा, यहाँ पे हमने उसको रिप्रोड्यूस कर देना। तो ये कंसेप्ट है हमारा जो उसने उससे पूछा है, यानी पहले वाले केस में सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑफ एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री, और दूसरे वाले केस में उसने हमसे गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पूछा है। अच्छा, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट नॉर्मली एक इशू डिस्कस करते होते हैं कि सर जो हमने हर पेज के टॉप के ऊपर क्वेश्चन नंबरिंग देनी है वो किस तरह से देनी है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन 6 है, पहले आपने क्वेश्चन 6 लिखना है पहले बॉक्स में, फिर उसके बाद 2 इश्यूज हैं, आपने इशू नंबर 1 लिख दें और फिर उसके आगे ए लिख दें, प्रोसीजर बता दीजिए, फिर अगले सफे पे क्वेश्चन नंबर 6 इशू नंबर 1 पार्ट बी लिख दे, यानी इसी इशू का एक ऑडिट प्रोसीजर पहले, अगले सफे पे इम्प्लीकेशन रिपोर्ट, फिर तीसरे सफे पे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 लिखें और उसके आगे ए लिखें, यानी सेकंड वाले इशू का प्रोसीजर लिख लें और फिर अगले सफे पे क्वेश्चन 6 पार्ट 2 सब पार्ट बी ये लिख दीजिए। आप इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, रिकमेंडेड अप्रोच ही है। लेकिन अल्टरनेटिव भी एक और अप्रोच भी हो सकती है कि पहले क्वेश्चन नंबर 6 लिख के ए लिखें, फिर उसके बाद 1 पार्ट अटेम्प्ट करें, फिर क्वेश्चन नंबर 6 लिख के ए पार्ट और सब पार्ट बी, इस तरह कर ले। यानी चाहे तो आप 6 का पार्ट ए और बी को बना के सब पार्ट 1 2 को बना लें, चाहे 6 का पार्ट 1 2 बना के सब पार्ट ए और बी को बना लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन याद रखें हर एक पार्ट और सब पार्ट को आपने अलग-अलग पेज पे अटेम्प्ट करना है और ये क्वेश्चन के पार्ट और सब पार्ट होंगे 1 2 और ए बी। ये क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में रिक्वायरमेंट में कह रहा है कमेंट ऑन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ईच ऑप्शन विद रीजन एंड सजेस्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिप्रेजेंटेशन इन द अबव सिनेरियो। मुझे पता चल गया रिक्वायरमेंट से ही कि ये रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक है, चैप्टर 20 हमारा रिटन रिप्रेजेंटेशन।
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया चैप्टर 20 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अब चूंकि मैंने क्वेश्चन को पूरा पढ़ा तो उसमें मुझे मजीद पता चल गया कि रिप्रेजेंटेशन में एग्जैक्टली वो डेट्स को और अथॉरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर को चेक कर रहा है, तो मैंने डेट, मोड एंड अथॉरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये भी चेक कर दिया रीडिंग में, जब मैंने पूरे क्वेश्चन को रीड किया। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में अब वो कह रहा है कि योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ आईएल एंड ऑडिट रिपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी साइंड ऑन 10 मार्च 2021। ठीक है, डेट अहम होती है, मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया। आईएल्स मैनेजमेंट हैज इन्फॉर्म्ड यू दैट ड्यू टू सर्टेन पर्सनल रीजन सीईओ विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम 5 मार्च टू 15 मार्च, 10 दिन की छुट्टी पे चला गया। दे हैव प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग अल्टरनेट ऑप्शन। पहला, सीईओ विल साइन ऑल द रिप्रेजेंटेशन इधर ऑन 4 मार्च और 16 मार्च, ये ऑप्शन है। रिपोर्ट होगी 10 मार्च को। और दूसरी ऑप्शन है सीईओ विल कॉल करेगा ऑन 10 मार्च 2021 टू द एंगेजमेंट पार्टनर एंड विल वर्बली कंफर्म ऑल द रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड बाय ऑडिटर। कमेंट करना एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ईच ऑप्शन पे और बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बताना। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली ऑप्शन के सीईओ 4 मार्च को साइन कर। देखिए हमारे रूल ये है कि हमने एज नियर एज पॉसिबल टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट साइन करवाना होता है। यानी प्रैक्टिस में आपको बताया था क्लास में भी कि डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पे ही रिप्रेजेंटेशन लेटर ऑब्टेन किया जाता है। आखिरी प्रोसीजर जो हम परफॉर्म करते हैं ऑडिट का, रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना ही होता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जी 10 मार्च की बजाय 4 मार्च को नहीं करना, क्योंकि इसमें टू अर्ली है। ये दरमियान में जो एक हफ्ते के दरमियान में अगर कोई मैटर राइज होते हैं तो उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी और एग्जिस्टिंग मैटर्स का स्टेटस भी अपडेट हो सकता है, इसीलिए 4 मार्च को हमने एक्सेप्ट नहीं करना, ये बहुत अर्ली है। और 16 मार्च को भी एक्सेप्ट नहीं करना, क्यों? इसलिए कि रिप्रेजेंटेशन लेटर जो है वो हमारा एक रिक्वायर्ड एविडेंस है और जब तक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पूरा ना हो हम ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने 16 मार्च को भी रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं दे सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिपोर्ट पहले साइन कर दें, एविडेंस बाद में ऑब्टेन कर रहे हो। सेकंड में कह रहा है फिर सीईओ विल 10 मार्च को कॉल करेगा। नहीं, स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है कि रिप्रेजेंटेशन आपने रिटर्न फॉर्म में ऑब्टेन करनी है। इस स्टैंडर्ड का नाम ही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन लेटर है, यानी इसका रिटर्न फॉर्म में होना जरूरी है। वर्बली एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। तो फिर प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? 2 ऑप्शन हम सजेशन देंगे क्लाइंट को। पहली सेशन ये है कि भाईजान अगर आपके सीईओ का जाना इतना जरूरी है ना, तो आप 16 मार्च को ही ऑडिट रिपोर्ट की डेट एक्सटेंड कर लें। 16 मार्च को रिप्रेजेंटेशन दे, 16 मार्च को रिपोर्ट ले लें। पहली दूसरी ऑप्शन अगर नहीं करना ये, तो चले सीईओ छुट्टी पे चला गया, बाकी की मैनेजमेंट तो है ना। देखिए स्टैंडर्ड कहता है कि हायर मैनेजमेंट को ये साइन करना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो। वो हायर मैनेजमेंट कोई और भी हो सकती है, वो सीएफओ भी हो सकता है, वो ऐसे डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं जो कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वॉल्व होंगे। तो सीईओ की बजाय इक्विवेलेंट या कोई अदर अथॉरिटी, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से भी रिप्रेजेंटेशन लेटर पे साइन करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हमने कर लिया। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द थ्रेट्स मुझे पता चल गया ये कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है। विच में अराइज एंड इवैल्यूएट देयर सिग्निफिकेंस। आपको बताया था ना कि वो कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस भी पूछता है, और मैंने आपको ये भी कहा था कि सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में अगर ना भी पूछे ना और हमें पॉइंट्स याद है तो हमने सोल्यूशन में उनको इंक्लूड करना है। आल्सो रिकमेंड कोर्स ऑफ एक्शन भी बताइए। आर द मिटिगेटिंग एक्शन विच मे बी टेकन बाय योर फर्म। तो 3 चीजें, थ्रेट है, सिग्निफिकेंस है, कोर्स ऑफ एक्शन है। ब्रीफली इसको डिस्कस करते हैं। कहता है यू आर द एथिक्स एंड क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर इन ऑडिट फर्म, नेमली HMB चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। द ऑडिट मैनेजर रिस्पांसिबल फॉर ऑडिट ऑफ FL हैज स्टार्टेड द ऑडिट प्लानिंग ऑफ ईयर कम अक्रॉस द फॉलोइंग मैटर्स फॉर व्हिच ही नीड्स योर गाइडेंस। इश्यूज वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। FISA was planned to the engagement supervisor to be the engagement supervisor for the audit of FL. She has received an employment offer from FL. However, she is considering not to accept FL's employment offer. अच्छा, अब आपको याद आ गया होगा केस कौन सा है? ये है from firm to client. From firm to client. तो यहाँ पे मैंने जब रीडिंग टाइम में मैंने लिख दिया अपने रीडिंग फेज में कि चैप्टर नंबर 7 है कोड ऑफ एथिक्स का और ये फर्म टू क्लाइंट का केस है, ताकि बाद में मुझे आसान नहीं हो। फिर उसके बाद दूसरा पढ़ा FL is the main sponsor of ongoing cricketing event. Being the main sponsor, FL has received some entry passes of VIP in closure of the final match. It has offered 3 such passes to the audit team member. अब मैनेजमेंट हमें हॉस्पिटैलिटी ट्रीटमेंट दे रहा है। आपको क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा होगा कि मैनेजमेंट हमें VIP ट्रीटमेंट दे रही है, तो ये VIP ट्रीटमेंट हमारा गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी वाले साइड पे आता है। तो गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी का यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर 7 है हमारा,
चैप्टर नंबर 7 और केस कौन सा है, गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी का। थर्ड लिखते हैं, अब ये रीडिंग टाइम में मैंने इसको लिख दिया, राइटिंग में इसको पूरा अटेम्प्ट करूंगा। योर फर्म इज अंडर रेनोवेशन प्रोसेस एंड अबाउट टू प्रोक्योर 2 सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम थ्रू टेंडरिंग प्रोसेस। योर फर्म हैज रिसीव्ड कोटेशन फ्रॉम वेरियस वेंडर्स इंक्लूडिंग एफएल। द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ 2 सेंट्रल एयर कंडीशन यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज 50 मिलियन, यानी मटेरियल अमाउंट होगी। तो ये बेसिकली परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज का केस है। तो यहाँ पे मैंने परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज का चैप्टर नंबर लिख दिया, चैप्टर नंबर 7 और परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। कैसे पता चला परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज का है कि हमें कोटेशंस मिली है वेरियस टेंडर्स इंक्लूडिंग एफएल से, प्रोक्योर करना है 2 सेंट्रल एयर कंडीशंस को। अच्छा, और यहाँ पे सेकंड वाले में हाईलाइट कराना भूल गया मैं कि कैसे पता चलेगा हमें वीआईपी ट्रीटमेंट वो दे रहा है कि वीआईपी इंक्लोजर्स के पासेस हमें दे रहा है। तो ये गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रीटमेंट है टू ऑडिट टीम मेंबर। फॉर एफएल हैज ऑफर्ड योर फर्म दैट द फी फॉर टैक्सेशन सर्विस दिस ईयर मे बी बेस्ड ऑन फी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टैक्स सेव्ड। तो ये कंटिंजेंट फी की एग्जांपल है, चैप्टर नंबर 7 कंटिंजेंट फी मैंने लिख दिया। तो रीडिंग स्टेज में तो सिर्फ मैंने चैप्टर नंबर कंसेप्ट लिख दिया। राइटिंग स्टेज में मैं जब दोबारा वापस आऊंगा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ूंगा, ताकि अगर कोई लफ्ज कमी बेशी रह गई है तो वो मेरी पता चल जाए मुझे, और फिर इसको अटेम्प्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एफएल कौन सा थ्रेट है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, ठीक है। थ्रेट डिपेंड करता है कि वो जी उसने विलिंग टू एक्सेप्ट है कि नहीं है। यहाँ पे विलिंग टू एक्सेप्ट नहीं है, इसका मतलब ये है कि थ्रेट कम है, लेकिन याद रखें फिर भी हो सकता है कि बाद में इसका इरादा बन जाए, इसलिए एहतियातन हम इसको सेफगार्ड को अप्लाई करेंगे और इसको इस टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। सेकंड में गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रीटमेंट हम एक्सेप्ट नहीं करते, इससे सेल्फ इंटरेस्ट और फेमिलियरिटी दोनों थ्रेट अराइज होते हैं। अगर किसी टीम मेंबर ने इसको अगर तो एक्सेप्ट नहीं किया तो रिफ्यूज कर देंगे, इस ऑफर को अगर एक्सेप्ट कर लिया तो इन टीम मेंबर को रोटेट कर देंगे। थर्ड केस में 2 एडिशनल हमने क्या क्लाइंट से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। इसमें भी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होता है, लेकिन परचेज कर सकते हैं। कंडीशंस क्या हैं कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की हो और अमाउंट सिग्निफिकेंट ना हो, मटेरियल ना हो। तो इस वरना जितनी ज्यादा अमाउंट सिग्निफिकेंट होगी उतना ही थ्रेट सिग्निफिकेंस हाई होगी। तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो मटेरियल सिग्निफिकेंट लग रही है, इसलिए प्रेफरेबली कंपनी को इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्लाइंट को, ठीक है। वरना अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं तो याद रखें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, तो थ्रेट होगा और उसको फिर रिड्यूस करने के लिए एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट को एंगेज करना पड़ेगा, ताकि वो हमारे काम को रिव्यू कर ले कि कहीं क्लाइंट को कोई फेवर तो नहीं दी। और कंटिंजेंट फी क्लाइंट के साथ किसी सूरत एग्री नहीं करनी, कोड ऑफ एथिक्स हमें क्लियरली मना करता है, ना एश्योरेंस सर्विसेज के लिए ना नॉन एश्योरेंस सर्विसेज के लिए कंटिंजेंट फी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये हमारा पेपर था, कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले पेपर हमारे सामने आया, हमने जो कंसल्टेटिव वाले क्वेश्चन थे उनको आइडेंटिफाई किया और लिखते गए कि कौन सा चैप्टर है और कौन सा कंसेप्ट है। फिर उसके बाद केस स्टडी को पढ़ा, आइडेंटिफाई किया कौन सा चैप्टर है और कौन सा कंसेप्ट है जो उसने केस स्टडी में टेस्ट किया है। और इसके लिए हमें केस स्टडी को पूरा पढ़ना भी पड़ा। हमने केस स्टडी को पढ़ते पढ़ते हुए जो मेन इवेंट्स, जो वर्ड्स थे, कीवर्ड्स, उनको हाईलाइट भी कर लिया। तकरीबन 45 से 50 मिनट में ये हमने सारे दोनों काम कर लिए। फिर उसके बाद बाकी के 2.5 घंटे में हमने क्वेश्चन को पढ़ते गए दोबारा, और जो हमारी इनिशियल असेसमेंट थी उसकी बेस पे और जो हमने हाईलाइट किया हुआ था उसकी बेस के ऊपर और एक दफा दोबारा रीडिंग करके हमने डिसाइड कर लिया कि अपने क्वेश्चन को कैसे ड्राफ्ट करना है और फिर उसके बाद ड्राफ्ट करते जाए। देखिए, अगर क्वेश्चन के स्टार्ट में आप 45-50 मिनट में ये ब्रेन वर्क सारा कर लेते हैं ना, उसके बाद आपकी जान सुखी हो जाएगी। बाकी के 2.5 घंटे में आपको टेंशन नहीं होगी। फिर इसके बाद सिर्फ एक ही चीज आपने करनी होगी, टाइम मैनेजमेंट 2.5 घंटे में, बस, और कुछ भी नहीं होगा। और ये काम करने के बाद 45-50 मिनट के बाद आपको खुद ये असेसमेंट हो जाएगी कि इस पेपर में आपकी परफॉर्मेंस कैसे होने जा रही है। बहरहाल इन दी एंड फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ये सारी अप्रोच जो मैंने आपके साथ शेयर किया है सजेस्टेड अप्रोच है, आपका दिल माने इसको फॉलो करें। वरना ऑलरेडी अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग अप्रोच है जिसको आप फॉलो करते होते हैं और आप उससे मुतमिन हैं तो उसी अप्रोच को लेके चले, मुझे कोई इशू नहीं है। और ये अप्रोच जो मैं सजेस्ट करता हूँ ये अपने स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली सजेस्ट कर रहा हूँ। और बाकी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो उनकी अपनी मर्जी है, चाहे तो इसकी बेस पे वो इसको फॉलो करें चाहे ना करें। लेकिन मेरी सजेशन उनके लिए भी यही है कि पहले वो अपने टीचर, जो अपने रेलिवेंट टीचर हैं, उनकी सजेशंस को फॉलो करें, उनके टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें।
लेकिन अगर इस वीडियो को देख के ऐसे स्टूडेंट्स जो को भी कोई फायदा होता है तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। बहरहाल लेकिन प्राइमरीली ये जो वीडियो मैंने बनाई है सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के आपको कुछ फायदा जरूर हुआ होगा, और एक ही सीटिंग में चूंकि हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है तो इससे आपको ये कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि आप एक सीटिंग में सारे पेपर और सारे कंसेप्ट्स को हैंडल कर सकते हैं। और आखिर में अब आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ फरमाए और दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।